गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। काम करना है हमें भी, स्टेट नेशनल दोनों मिलकर हाथ जोड़कर काम कर रहे हैं। अब है बस ऐसे ही कुछ फोटो है, सब मिलजुल कर, सारे स्टेट है, बीच में सेंटर है, मिलकर आगे बढ़ना है, सबका साथ सबका विकास। अब है बिसार द फेडरल फीचर। अब देखें ये सब फेडरल फीचर तो था ही, डिवीजन ऑफ पावर, ये वो जो जो लंबा चौड़ा मैंने बताया, लेकिन कहा गया कि यूनाइटरी नॉन फेडरल मतलब सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है, जैसे कनाडा में कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहाँ। देखें सेंटर स्ट्रॉन्ग है कैसे, कहने का मतलब है कि मैं कैसे फेडरल फीचर सेंटर, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट दिया गया है सेंटर को, नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, बड़ी अहम भूमिकाएं हैं, जैसे आप कह सकते हो कि फॉरेन अफेयर, ईस्टर्न कम्युनिकेशन, और बाकी करेंसी हो गया, सेंस आपको कह सकते हो ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, एटॉमिक एनर्जी, जो भी है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो सेंटर के पास रखा है, स्ट्रॉन्ग पावर वाली चीज़ें, तो सेंटर अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रखा है। तो हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है। लोकल सब्जेक्ट है जैसे कि हेल्थ का, हेल्थ हाइजीन, लोकल गवर्नमेंट, फिर आप कह सकते हो आप क्या कि मार्केट, तो ये गैमलिंग, तो ये सब चीज़ें स्टेट को दे रखा है। तो ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंट की चीज़ें तो वो सब चीज़ सेंटर ने रखा है, इसलिए कहा स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, नॉट डिस्ट्रक्टिबल, मतलब स्टेट इज डिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्ट क्या ऐसा होता है, देखें यूएसए में जो है वहाँ स्टेट को कोई और तोड़ नहीं सकता है, बाउंड्री को जोड़ दें किसी और के साथ मर्ज कर दे, भाई जो हमारा स्टेट का है वो खुद का है। हमारे स्टेट में क्या है, इंडिया में इंडिया को तोड़ा नहीं जा सकता, यूनियन ऑफ स्टेट जिसे आर्टिकल में मेंशन है, बाद में बताऊंगा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में ऐसे। लेकिन स्टेट को तोड़ा जाता है ना यहाँ, स्टेट को मतलब बाउंड्री को किसी और के साथ मर्ज किया जा सकता है, इसके पोर्शन को किसी और को दिया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं ना कि जैसे कि आप देखोगे बिहार से झारखंड अलग बना, फिर उत्तराखंड से जो यूपी से उत्तराखंड, एमपी से रिसेंट की बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़, तो ऐसे नए नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो फिर यहाँ देखो लद्दाख को है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में था उसको लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, तो स्टेट यहाँ डिस्ट्रक्टिबल है। तो ये बात को थोड़ा वर्डिंग डिफरेंट देकर वो लिखा हुआ है, एक तो ये। तो ये कर कौन सकता है, यूनिलैटरली सिंगल तरीके से सेंटर ही कर देगा, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ये इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का सपोर्ट, ये सब चीज़ का जिक्र ही नहीं है। तो स्टेट को डिस्ट्रक्टिबल है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर मतलब स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट में है उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों को फॉलो करना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसमें सेंटर का ही रोल है, अमेंडमेंट की बातें आगे बढ़ाने सेंटर का ही है। तो अमेंडमेंट का जो ज़्यादा बातें जो चलती है पार्लियामेंट में चलती है, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में ये सब चीज़ अमेंडमेंट की बातें नहीं होगी, इनका पावर ही नहीं को अमेंड कर दें ऐसे अपने दम पर अकेले डेवलपर पर। तो कहा गया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे होने के कारण सेंटर स्ट्रॉन्ग है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है सिंपल तरीके से सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर देते हैं वो, तो जिसकी गवर्नमेंट रहेगी उसकी मेजोरिटी रहेगी लोकसभा में, और तो लोकसभा में आसानी से पास कर देंगे। और जिसकी लोकसभा में गवर्नमेंट रहेगी तो ज़्यादातर होता है कि उसमें उसकी पॉपुलैरिटी रहती है, तो राज्यसभा में धीरे धीरे उनकी कहीं ना कहीं मेंबर ज़्यादा ही होते हैं, तो उनकी ज़्यादा चलती है। तो
तो राज्यसभा में पॉपुलरिटी कैसे रहेगी कि डिफरेंट स्टेट में भी गवर्नमेंट उनकी बनेगी, तो डिफरेंट स्टेट में गवर्नमेंट बनेगी उनकी, तो नंबर ऑफ एमएलए उनके ज़्यादा रहेंगे, तो एमएलए ही तो चुनते हैं किसको, राज्यसभा के एमपी को, तो राज्यसभा में उनके एमपी ज़्यादा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सेंटर में रहेगा उसी की ज़्यादा, जो लोकसभा में जिसकी गवर्नमेंट रहेगी कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी उसी की रहेगी, सरकार उसी की रहेगी, लोकसभा में भी उसी की मेजोरिटी, स्टेट में भी राज्यसभा में भी उसी की मेजोरिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे। एक तो ये नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देखें यूएसए में क्या है ना कि टोटल 100 सीट है राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा अपने यहाँ राज्यसभा है, अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है वहाँ, तो हर को 2-2 मेंबर मिला हो, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा ही ऐसा है, अपने यहाँ जैसे जो स्टेट है जिसको ज़्यादा एमएलए है तो एमएलए के हिसाब से उनको राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा मिली हुई है, जो छोटे स्टेट है उनको राज्यसभा की सीटें बहुत कम मिली हुई है, तो ये कहा गया कि है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी में आपको पढ़ाऊँगा कि हमारे यहाँ इमरजेंसी लगती है, जैसे कि आप इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे इमरजेंसी ऑन ग्राउंड क्या होता है, वार लड़ाई हो रही हो, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब हुआ, इंटरनल रेविलियन हुआ, इस आधार पर इमरजेंसी होता है ऐसा, और प्रेसिडेंट रूल का भी प्रोविजन है अपने यहाँ। ये सब जब लगाया जाता है तो सेंटर स्ट्रांग बन जाता है, पूरे स्टेट पर सेंटर का कंट्रोल जैसे चाहे अपने हिसाब से चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, गवर्न करे, तो ऐसे केस में कहा गया है कि भाई इमरजेंसी प्रोविजन जब अप्लाई होता है तो उस केस में सेंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टेट का तो कोई भूमिका ही नहीं रह जाती, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई रोल ही नहीं रह जाता। सिंगल सिटीजनशिप, दूसरे कंट्री में अपने एक अलग सिटीजनशिप है, यहाँ सिटीजनशिप भी सिंगल है, सेंटर ही डिसाइड करती है कि सिटीजन कौन सिटीजन होंगे कौन सिटीजन नहीं होंगे, किसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, और वो भी सिंपल मेजोरिटी से सिटीजनशिप है जो के रिलेटेड लॉ बना लेते हैं, तो इसके कारण बोला गया कि सेंटर स्ट्रांग है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद फिर अलग मजिस्ट्रेट का हो गया, तहसीलदार रेवेन्यू के लिए अलग हो गया, सिविल के साइड में अलग कोर्ट हो गया सिविल मैटर देखने के लिए, और जो कोर्ट में है तो कहीं ना कहीं जो जजेज को जो अपॉइंट करने का जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या गवर्नर ही उनके आदमी, प्रेसिडेंट जो है तो सेंटर ही सेंटर का ही है प्रेसिडेंट, सेंटर का है कह सकते हो आपके सेंटर में जैसे गवर्नमेंट होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस को प्रेसिडेंट को सुनना है अल्टीमेटली, कहने का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे, तो जुडिशरी को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पर भी कहीं ना इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो सेंटर का ही है, तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा भाई, इस केस में कहा है कि जुडिशरी भी अलग नहीं है। अब जैसे देखें यूएस में क्या है कि स्टेट की जुडिशरी अलग है, स्टेट लेवल की, और फेडरल जुडिशरी अलग है वहाँ, जैसे कि जो स्टेट लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए स्टेट जुडिशरी है, फेडरल लॉ मतलब सेंट्रल के लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर को देखने वाला फेडरल जुडिशरी अलग है वहाँ से, इंडिया में ऐसा नहीं है, वही जुडिशरी सेंट्रल लॉ को भी इन्फोर्स करवाती है और स्टेट लॉ को भी, तो एक कहने का मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारा। ऑल इंडिया सर्विसेज, दो तीन तीन ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस, तो ये सबका अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग देना और कैडर एलोकेट करना, तो इनका अल्टीमेट कंट्रोल जो है सब चीज़ सेंटर ही करवाती है, उनको कहाँ भेजना है जब मन चाहे तो वहाँ से बुला भी सकते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विस पर भी सेंटर का ही कंट्रोल है जो स्टेट में भेजे जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ऑडिट के लिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो स्टेट को भी ऑडिट करता है और सेंटर को भी ऑडिट करता है, सेंटर के भी मैटर जो भी है रेवेन्यू से फाइनेंस से मैटर उसको ऑडिट करना, एक्सपेंडिचर का मतलब कहने का मतलब स्टेट का भी मैटर को ऑडिट करता है, उसका अपॉइंटमेंट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, उसको उसका टेन्योर क्या होगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, तो हमारा स्टेट का ऑडिट करने का अलग से कोई मशीनरी नहीं है, सेंटर से ही आते हैं लोग, तो कहा गया कि सेंटर तो स्ट्रांग है भाई, उस हिसाब से अपने हिसाब से चलाती है। पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट का पर भी पार्लियामेंट का अथॉरिटी कैसे है, इमरजेंसी लग गया तो उस पर स्टेट लिस्ट पर पूरा कंट्रोल, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो भी पूरा कंट्रोल। फिर कहते हैं क्या कि दो स्टेट, जैसे हाँ
राज्यसभा है जो जब अगर इस बात स्टेट लिस्ट से रिलेटेड अगर कानून बनाना है तो कोई रिजोल्यूशन अगर राज्यसभा लाती है, राज्यसभा में बिल लाकर राज्यसभा पास करती है, तो फिर स्टेट से रिलेटेड लिस्ट स्टेट लिस्ट से मैटर जो रिलेटेड मैटर है उसके रिलेटेड मैटर में पार्लियामेंट कानून बना सकता है। कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे खुद पार्लियामेंट को कि भाई मेरे लिए आप कानून बनाए, तो भी कानून बना सकती है। तो ये कहा गया कि पार्लियामेंट अथॉरिटी है स्टेट लिस्ट पर भी ऐसे केस में। तो एक तो ये रहा, फिर है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर के बारे में आपको पता है कि जो कहीं ना कहीं स्टेट का, डिफरेंट स्टेट का जो नॉमिनल हेड है ना, वो गवर्नर होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन नॉमिनल मतलब सारी फाइल उनके नाम पर होगी, वो साइन करेंगे, उनका साइन जरूरी है। गवर्नर, गवर्नर क्या है कि देखें, स्टेट के केस में बहुत सारे बिल है ना जो गवर्नर चाहे तो रिजर्व रख सकता है कि भाई इस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए हमको, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो ही ये एक्ट बनेगा। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट कहीं सेंटर के हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं सुनेंगे, अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द लेवल ऑफ सेंटर, तो उनका ही कंट्रोल रहा। फिर देखें, गवर्नर बहुत सारे बिल को पॉकेट बीटो मतलब ना साइन ना करे, मतलब तो रखे रह जाए, एक्शन ना ले, और सेंटर डिसीजन देगा कि भाई एक्शन मत लो आप। तो कहीं ना कहीं स्टेट पर भी ऐसे है जो गवर्नर को अपॉइंट करके अपना ही कंट्रोल कर रखा है सेंटर ने। जैसे कि अभी जो मैटर चल रहा था क्या, केरला और कर्नाटक तमिलनाडु का बार बार मैटर चल रहा था कि गवर्नर जो वहाँ के हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कोई बिल वहाँ दिए हुए वो 2 साल से 1.5 साल से इनके यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही रखा हुआ है। तो उसके कारण कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला, ये तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट ने। हमारे यहाँ सरकार कैसे चलेगी भाई, हम इलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट हैं, हमें कुछ कानून बनाना है, कुछ एक्ट बनानी है मतलब, और गवर्नर है जो उसके ऊपर साइन ही नहीं करते, ऐसे पड़े हुए हैं, उनको राय या अधिकार मिला हुआ कि चाहे तो जब तक रखे रह सकते हैं, पॉकेट वीटो बोला जाता है ऐसे। तो ऐसे गवर्नर पर भी अल्टीमेट अपना कंट्रोल करके स्टेट को ही कंट्रोल कर रखा है, तो सेंटर ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये हुआ आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का कंसेप्ट। अब है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन कमीशन जो होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है तो वो एक तो पार्लियामेंट का भी इलेक्शन जो है, पार्लियामेंट उसका भी वो करवाती है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन। स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन जो है ये करवाती है इलेक्शन कमीशन ही। और इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर जो है तो कौन अपॉइंट करता है, सेंटर। कंडीशन, टर्म और कंडीशन क्या होना चाहिए, टेन्योर क्या होना चाहिए, वो सब सेंटर ही डिसाइड करती है। तो इलेक्शन में भी अल्टीमेट कंट्रोल किसका है, सेंटर का ही है। तो उसमें भी नाराजगी। स्टेट में जो इलेक्शन होगा, जैसा स्टेट का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ही करवा रही है, लेकिन सिर्फ पंचायत के इलेक्शन को कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो पंचायत के इलेक्शन उसमें भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर जो अपॉइंट होते हैं कहीं ना कहीं गवर्नर करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये भी बोला गया कि इलेक्शन कमीशन मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है या सेंटर का इसका अल्टीमेट कंट्रोल है। वीटो और स्टेट बिल मैंने बता दिया, कुछ बिल पर वीटो है मतलब गवर्नर का, जैसे कि कहते हैं कि गवर्नर की मर्जी है तो ही साइन करें, या रखे कुछ इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कुछ मैटरों को रखता है कि जब कोई मैटर लाता है कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, कि जिसमें फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं वायलेशन होने का चांस लग रहा है, दिख रहा है, तो या कहीं ना कहीं ये कोई एक्ट आने से हमारा डिफरेंट कंट्री के साथ रिलेशन को अफेक्ट करेगा, तो ऐसे मैटर को लगता है या उस आने से कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर का सिचुएशन कहीं कंट्री लेवल पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे मैटर को कोई ज़्यादा आपका सेंसिटिव मैटर को, अगर उससे रिलेटेड मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, उससे रिलेटेड कोई एक्ट हो तो उस, या बिल है मतलब करने का मतलब, तो उसको चाहे तो गवर्नर रिजर्व करके रखे कि हम प्रेसिडेंट से पहले उनका इसमें साइन लेंगे, अगर वो करेंगे तो ही है जो एक्ट बन सकता है। अब वीटो और स्टेट बिल, तो स्टेट बिल पर बताएं वीटो कैसे, गवर्नर का कुछ पर चाहे तो साइन करे ना करे उनकी मर्जी है, कंसेंट दे या ना दे। अब देखें ये है टर्म, अब है जो फेडरेशन है हमारा कंट्री, फेडरल को है, फेडरेशन वर्ड कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। फेडरेशन मेंशन क्या है, ये है आर्टिकल 1 में मैंने बोला था कि कहता है कि यूनियन इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विच इम्प्लाई, मतलब फिलोसफिकल बातें हैं बस, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आर्टिकल 1 कहता है क्या
कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट का, डिफरेंट स्टेट का एक यूनियन है। ठीक, इसका मतलब दो मतलब होता है। पहला का मतलब का होता है क्या, पहला मतलब यह है कि इंडियन फेडरेशन, भारतीय संघ, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक अमेरिका। अमेरिकन फेडरेशन जो बना है ना, डिफरेंट स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तब एक यूनाइटेड स्टेट बना है। हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ऐसा एग्रीमेंट पेपर कुछ साइन नहीं हुआ है ऐसा। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का जब हुआ इनेक्सेशन, सॉरी, जब इंडिया मर्ज हुआ तो उनके साथ राजा हरि सिंह के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। बाकी आप जानते हो लास्ट में 2-3 स्टेट फंसा था, जूनागढ़, हैदराबाद, कैसे उसको पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन के द्वारा इंडिया में लिया गया था। लेकिन और डिफरेंट स्टेट को दम ऑन पेपर नहीं, बियॉन्ड नॉन ऑफिशियली या अनऑफिशियली कह सकते हो, कहीं ना कहीं डरा कर, धमका कर, परसुएड कर कर इंडिया में उनको इंडियन फेडरेशन में इंक्लूड किया गया था। लेकिन यूएसए में बाय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा उनको इंक्लूड किया गया, मतलब यूनियन में। दूसरा है, स्टेट हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब वही, स्टेट को राइट नहीं है कि फेडरेशन मतलब इंडियन यूनियन से मतलब जो है अलग हो जाए। ऐसे कोई डिमांड करता है ना कि पाकिस्तान, हमको पंजाब कहता है कि हमको कहते खालिस्तान अलग, हमको एक कंट्री के रूप में हमको चाहिए जिसका नाम होगा खालिस्तान। साउथ इंडिया में भी कभी कभी भी ऐसी चली थी कि भाई मतलब हमें एक अलग कंट्री चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भी लोग बोलते हैं कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए ऐसा। तो वो सब बिल्कुल नहीं चल सकता भाई, अलग से सिसेशन होने का तो चांस ही नहीं बनता है। हाँ, बोलोगे तो ज़्यादा तौर कर मैं तुमको अलग स्टेट बना दूँ, कहोगे तो मैं तुमको यूनियन टेरिटरी बना दूँ, कहोगे तो किसी और स्टेट के साथ मर्ज कर दूँ, ये कर सकता हूँ। लेकिन तुम चाहोगे इंडिया के साथ ही अलग हो जाओ, ना, दैट्स नॉट। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम, अलग हो जाना फ्रॉम द फेडरेशन, ये है कहने का मतलब ऐसे। ठीक, तो अब देखें एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। देखो एक क्वेश्चन है 2005 का क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है। 2020 में, 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया, 250 वर्ड्स में, लॉन्ग आंसर है। और एक तो 150 का आता है आए ना, वन एक 250 वर्ड का आता है। तो ये है 15 मार्क्स वाली क्वेश्चन है और 250 वर्ड क्वेश्चन है, रीड करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट दिखाता है या प्रदर्शित करता है जो कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंट्रल की ओर टेंडेंसी ज़्यादा है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन करने के लिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की कहीं ना कहीं एकता को मेंटेन करने के लिए हमारा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। एलुसिडेट, कहते हैं कि इसको दिखाओ आप, एलुसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट। अब देखें 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, उस समय क्या चल रहा था, कोविड का प्रकोप, फार्म्स प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय फार्म्स एक्ट का। तो ये क्वेश्चन लाकर रख दिया इन्होंने। इपिडेमिक चल रही थी, इपिडेमिक क्या कहते हैं कि कोई डिजीज शॉर्ट टाइम में फास्ट स्प्रेड करे, सेम सिंगल डिजीज शॉर्ट टाइम में बहुत सारे पॉपुलेशन का अफेक्ट करे, पीपल को अफेक्ट करे और फास्ट इफेक्ट करे, दैट्स कॉल्ड एपिडेमिक कहलाता है। और एपिडेमिक या तो स्टेट लेवल पर हो सकता है या कंट्री लेवल पर। जब सेम चीज आउटब्रेक, डिजीज का आउटब्रेक अगर मोर बियॉन्ड कंट्री, मतलब कंटिनेंट लेवल पर हो, तो उसको पैंडेमिक कहा जाता है। ये तो हो गया बीमारी से रिलेटेड है, एपिडेमिक, पैंडेमिक। अब है डिजास्टर, डिजास्टर मतलब सडन, ऐसा इवेंट हो जो सडन हो, सडन हो, अनएक्सपेक्टेड हो गया कोई इवेंट, और भी काफ़ी है जो मतलब कह सकते कि आप लॉस जिसमें काफ़ी हो, काफ़ी डैमेज हो, तो काफ़ी जैसे जिसमें लॉस, डैमेज, क्षति ज़्यादा हुआ, ऐसे कम समय में अचानक हुआ, ऐसे इवेंट बड़े लेवल पर हुआ, तो उसको कहते हैं डिजास्टर कहते हैं, डिजास्टर हुआ। तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब देखो जब ये क्वेश्चन जब आया था, और है फार्म्स एक्ट तो चल ही रही थी, उसमें फार्म का विवाद चल रहा था, क्या फार्म्स एक्ट में क्या प्रोविजन थे, जैसे मैं हल्का बता देता हूँ ताकि भाई, अब है जो कहीं ना कहीं देखो ये था कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है ना, उसका प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको सेंटर कंट्रोल करती है, करेंट लिस्ट में आता है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस का प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूट, सप्लाई, ट्रेड करना ये आएगा कंकरेंट लिस्ट में। तो उस पर सेंटर ने लॉ बना दिया। यहाँ देखें कितने लोगों को समझ में नहीं होगा कि भाई एग्रीकल्चर लॉ में कैसे सेंटर बना सकता है, ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। वो इस कंटेक्स्ट में लेकर बनाया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, सप्लाई, इसकी बात लेकर लॉ बनाया। उसमें एक प्रोविजन रखा कि भाई अब एक कि अब है जो प्राइवेट, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, किसान का डायरेक्ट कांटेक्ट हो, मतलब इनके साथ एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कमेटी होती है उसको हटाने की बात कही गई। फिर उसमें 2-3 प्रोविजन और रखा गया कि जो इसेंशियल जो कमोडिटी हैं, आप चाहे तो उसको पहले एक लिमिटेड रखा था कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हो इसेंशियल कमोडिटी को, उससे बियॉन्ड नहीं। इसमें प्रोविजन वाली जो कंसेप्ट जो उसको हटा दिया गया कि इसेंशियल कमोडिटी आप चाहे तो जितना भी आप स्टोर करके रख सकते हो। फिर इसमें और प्रोविजन जोड़ा गया था कि आप डायरेक्ट आप ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्ट आप जो बीच में आपको मिडिल मैन की जरूरत नहीं हुई, फार्मर के साथ फार्मर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मर्चेंट व्यापारी के साथ, बिजनेसमैन के साथ डायरेक्ट आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिक्र हुआ था इसमें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या होगा कि जो बड़े लेवल पर जो बिजनेसमैन होंगे फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके, हाँ इतना एरिया इतना प्रोडक्शन करना है, जो भी हो लेन देन की बात हो उसमें वो सब प्रोविजन जैसे ऐसे ऐसे कुछ डाले गए थे, मतलब इतना जानो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सबसे रिलेटेड मैटर था। तो फार्म लॉ का उस समय ये सब मैटर चल रहा था। इपिडेमिक डिजीज जो उस समय आया ही था, और डिजास्टर कहीं ना कहीं, डिजास्टर मतलब तहलका ही मचा हुआ था तो डिजास्टर कहा गया। और जब क्वेश्चन आया तो हमें बताता हूँ, फार्म्स एक्ट के बारे में तो आप पेपर में पढ़ रहे थे, करंट अफेयर में पढ़ रहे थे, वो रूबरू थे। इपिडेमिक डिजीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है नहीं पता, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में क्या क्या है नहीं पता। हमें क्या पता है यहाँ, हमें एक फार्म वाला पता है, ठीक है, और पता है कि एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारे यहाँ कैसे है ना पता कि क्या क्या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो फीचर है वो मैंने, फेडरलिज्म का क्या फीचर है, लेकिन उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का कैसे फीचर है वो सब मैंने मेंशन किया। जब ये क्वेश्चन को आंसर करना है 250 वर्ड्स में, भले ये सब नहीं जानते फिर भी आप अच्छे तरीके से आंसर कर दोगे सेटिस्फैक्टरी वे में, या अच्छे नंबर। देखो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर अगर शुरू में उस समय करेगा तो उसको इतना ही पता रहेगा जो मैंने बताया, और हर जगह किताब में पढ़े या कहीं भी से नॉलेज एक्वायर किया इतना ही रहेगा। अब इस एक्ट के उनके प्रोविजन को उसको पता नहीं रहेगा, क्लियरली सी बात कि इसके क्या क्या प्रोविजन है, इसे 1897 उतने सारे एक्ट है, कहाँ क्या क्या प्रोविजन याद रहेगा किसी को भी। आंसर कैसे होगा, यहाँ यहाँ देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कैसे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, तो पहला तो कुछ है जो फेडरलिज्म के बारे में हल्का डिफाइन कर दोगे, थोड़ा फेडरलिज्म का फीचर बता दोगे, ठीक है। और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है क्या क्या जो फीचर है, थोड़ा वो सेंट्रलाइजिंग फीचर को बाद मेंशन कर दो, हाँ इस तरीके से सेंट्रलाइजिंग फीचर है हमारे यहाँ। फिर है, अब है एलुसिडेट इन द पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव में एलुसिडेट करो, दर्शाओ, ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रिसेंटली पास फार्म एक्ट। इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा दो चार पॉइंट इसके मेंशन करना है। कैसे, देखो एपिडेमिक डिजीज एक्ट में कम से कम इतना तो है ना कि एपिडेमिक जब होता है तो भाई, तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्या, सेंटर मेजर डिसीजन ले रहा है। जैसे कैसे एपिडेमिक हुआ तो सेंटर का क्या लिया, क्या क्या कि आपको ये क्या कि लॉकडाउन किया, सेंट्रल लेवल पर डिसीजन हुआ लॉकडाउन का। इधर उधर टेबल को रिस्ट्रिक्शन किया, मूवमेंट को, आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन, इसको रिस्ट्रिक्ट किया सेंटर ने। असेंबली एसोसिएशन नहीं बना सकते, इसको भी सेंटर ने रिस्ट्रिक्ट किया उस समय। फिर एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन का प्रोविजन सेंटर ही लेके आई। फिर उसके लिए आइसोलेशन सेंटर बने, फिर क्वारंटाइन किया गया सेंटर का ही प्रोविजन। फिर डिफरेंट जगह में जो हेल्थ को, जो हेल्थ तो ऑलरेडी है जो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हेल्थ के लेवल पर सेंटर ने काफ़ी काम किए, डिफरेंट फंड, डिफरेंट ऑक्सीजन मशीनों प्रोक्योर करवाना, और डॉक्टर को अपॉइंट करना, और उसके अलावा कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना, पीपी किट, ये सब सेंटर ने मेजोरिटी डिसीजन लिया। तो वो सब बातों को कहो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत ये चीज़ें मेंशन कर दोगे,
और ऐसे से सरकार ने डिसीजन लिया, तो ये आता है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारा ज़्यादा है, इसको मेंशन कर दोगे, भले ना याद हो, इसमें फिट भी होता है। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कहीं भी डिजास्टर आता है तो सेंटर क्या डिसीजन, सेंटर की तरफ से क्या होता है, डिजास्टर से पहले अगर आने वाला है, जैसे कहीं डिजास्टर क्या, सुनामी, तूफान, बाढ़, अर्थक्वेक, पहले से एक सामना होता है अर्थक्वेक, तो एक प्रिपेयर्डनेस कैसे होना है, पहले से तैयार होना है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है जब कुछ आने वाला हो, तो सेंटर ही पहले से रहती है कि भाई बाढ़ बाढ़ का पहले से आसार लग रहा है, या कभी साइक्लोन उक्लोन का है तो पहले वो एरिया को खाली करवाना है, उनको लोगों को कहीं रहने का अरेंजमेंट करवा देना है, खाने पीने का अरेंजमेंट करवा देना है, वहाँ नेट हाइजीन का अरेंजमेंट करवा देना है, तूफान आया डिस्ट्रक्ट कर दिया तो उनको फिर घर बनवाने का जुगाड़ करवाना, तैयार करवाना, फिर उनके उस समय में लोगों को फिर रिहेबिलिटेट, जिनको काम छूट गया कुछ काम जो रोजगार, उसकी व्यवस्था करवा देना। तो ये सब सेंट्रल लेवल पर सेंटर डिसाइड करती है। मिटिगेट उसको बोलता है, मिटिगेशन करना, रिस्पॉन्स करना, प्रिपेयर्डनेस होना, रिहेबिलिटेट करना डिजास्टर को देखते हुए, वो सब काम सेंटर करती है। तो ये मेंशन कर दोगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ऐसा है, इसके तहत सरकार ऐसे 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 करती है। फार्म एक्ट में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी सरकार ने क्या दिखाया कि एक तो जो कंकरेंट लिस्ट जो है इसमें अपना लॉ बनाया, सेंटर ने डोमिनेंसी दिखाया, ये 3 जो लॉ के जो प्रोविजन जो थे वो डाल दोगे कि हाँ ये चीज़ डाल के देखो सेंटर ने अपने लेवल पर डिसीजन लिया, स्टेट कोई इसमें कंकरेंस भी नहीं लिया, उनसे पूछा भी नहीं, तो इसलिए स्टेट पंजाब हरियाणा और यूपी वाले जो जो स्टेट है वो लोग इसका ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फेडरलिज्म को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो ये सब चीज़ इतना मेंशन कर दोगे, लास्ट में अपना एक कंक्लूजन दे दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उतना कंटेंट आपके पास सफिशिएंट है। इतना ही आंसर करते करते आपको टाइम कम पड़ जाएगी, पेज ही ज़्यादा मतलब भर जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा इतना ही लिखते लिखते। तो भले ही आप इसको पूरे तरीके से नहीं जानते, लेकिन आप एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर दोगे। जो है एग्जामिनर जो आपका जो आंसर चेक करने वाला जो पर्सन है, इसको आप बोल सकते हो एग्जामिनर बोल सकते हो, तो वो देखेगा तो हाँ भाई, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, ये नहीं किया जा सकता कि इसके एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन को रखे, लेकिन मेन रखना है कि ये को देखते हुए और ये इसका आंसर करना, ऐसे आंसर इसका किया जाएगा। ठीक, तो अब उनके ऊपर है कि 15 मार्क्स में आपको जितना मार्क्स दे, 8 दे, 9 दे, 10 दे, तो एग्जैक्ट अगर 15 में 15 देने का बात आ गया, 14 तभी हो सकता है जब इसके प्रोविजन को रखा जाए, इसके प्रोविजन को कोई भी नहीं रख पाएगा, ये भी बात है। तो मैक्सिमम कोशिश करना है कि अच्छा से अच्छा लिखे, अच्छा कंटेंट दे, तो अच्छी मार्क्स आए। और सब लोग इतना ही लिखेंगे, उससे बियॉन्ड कोई और किसी को नहीं आ सकता। वो तभी आएगा जो हाँ जो इससे ही रिलेटेड किसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो भले कभी पढ़ा हो तो अलग बात, लेकिन फिर भी पढ़ेगा तो लिखने वक्त उसको ये ध्यान में रहेगा ही नहीं। फिर देखें एक और डिस्कस किया ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है तो सैलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आगे मैं चल रहा हूँ। तो है नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर हमारा है उसमें से एक पॉइंट है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देख लें इसका मतलब क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब संसदीय प्रक्रिया, संसदीय तंत्र जो बोले उस टाइप की जो सरकार है हमारा। तो कहा जाता है कि इससे एल्सो कॉल्ड एज वेस्टमाइंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट। वेस्टमाइंस्टर क्यों? क्योंकि वेस्टमाइंस्टर चूँकि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है वेस्टमाइंस्टर बोले, वेस्टमिंस्टर बोले, ऐसा बोला जाता है। तो उस जगह के कारण और चूँकि हमने ये कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया है, वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए बोला गया है वेस्टमाइंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। फिर कहें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है जवाबदेही सरकार। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि इनको मतलब हम सरकार जब को हम हटा सकते हैं, सरकार मतलब जनता ही सरकार को बनाती है। इलेक्शन के द्वारा सरकार बनाई जाती है, इलेक्शन के द्वारा सरकार को हटाई भी जाती है। और अगर कुछ भी कोई एक्शन वो लेते हैं, जैसे कि जो सरकार जिन्होंने सरकार बनाया है, जिसकी सरकार अभी चल रही है, उसे पार्लियामेंट में जवाब देना है, उससे क्वेश्चन पूछने का सिस्टम है।
बाकी पार्लियामेंट जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ मैं बताऊँगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब पार्लियामेंट के बारे में, कैसे वहाँ सेशन होता है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, बजट कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें। तो एक सिस्टम बना हुआ है, पार्लियामेंट में भी एक प्रोसेस है। तो वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव यानी जो मंत्री हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मतलब सवाल किया जाता है, या जो एक्शन लेते हैं या जो पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन होता है। और वहाँ जब डिस्कशन होता है तो जैसे कि लास्ट में क्या होता है, वोटिंग होता है, जैसे मैंने बताया था कुछ सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो जो ऑर्डिनरी बिल है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है, जो थोड़ा स्पेशल अलग बिल है तो उसके लिए जो प्रोविजन है स्पेशल मेजोरिटी। तो अल्टीमेटली जो है सरकार है, जवाबदेही है उनकी। तो जनता के लिए कैसे, कि जहाँ पार्लियामेंट में उन्हें जवाब देना है, वहाँ जो भी मेंबर आए हुए हैं तो जनता के द्वारा ही चुन कर आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि जो मंत्री बने हुए वो भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी अल्टीमेटली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, मतलब वो जिसे बोला जाता है सांसद ही हैं। तो उन सांसदों में से कुछ बने एग्जीक्यूटिव, कुछ बने मतलब मिनिस्टर, और उन्हें पार्लियामेंट में सब एमपी के सामने उनके क्वेश्चन का जवाब देना है। अल्टीमेटली ये जब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं जनता का ही है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसे कहा गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसे इतना घूम फिर कर जो बात हुआ, एग्जाम्पल से प्रेस जो अमेरिका में जो है वहाँ के जो मिनिस्टर बनते हैं, जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट जो है वहाँ, उसकी जो मंत्रिमंडल या मिनिस्ट्री जो बनते हैं, तो उसमें जो मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब पार्लियामेंट के, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके सांसद नहीं होते हैं। ये जो प्रेसिडेंट जो जो वहाँ का इलेक्ट हुआ या बना, तो वो अपने में से जो भी टैलेंटेड पर्सन या जो उनके क्लोज हैं उनको चूज कर कर मंत्री बनाते हैं। और इनका मंत्रिमंडल जो बना, मतलब जो कैबिनेट जैसे इंडिया में हुआ, तो जैसे उनके यहाँ जो बना मंत्रिमंडल कैबिनेट जो भी से हुआ, उनको वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, उनको पार्लियामेंट में उस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने का तरीका, तो उस तरीके से उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जाता है। तो इसलिए वो हुआ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हमारा फॉर्म जो हुआ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, कि हमारे जो मंत्री हैं खुद उस पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ठीक है। और कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है, कैबिनेट सिस्टम जो होता है, मंत्रिमंडल का जो सिस्टम हुआ वो कैबिनेट सिस्टम, तो ये कहा ऐसा नाम दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है स्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत है सेंटर एंड स्टेट। सेंटर के लेवल पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब सेंटर में भी जैसे देखते हैं कि जैसे एमपी हुए, मैंने बताया अभी, मिनिस्ट्री बनी, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना, कैबिनेट हुआ, उसमें सर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सारे जितने मिनिस्टर हैं सब, मतलब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा गया। उसमें से जो स्पेशल जो मिनिस्ट्री होती है उसे कैबिनेट कहा जाता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो हुए, आप कह सकते हो होम मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो मिनिस्ट्री हुए या इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले जो हुए, उनको एक कैबिनेट कहा जाता है, एक कैबिनेट के मेंबर होंगे। अब बाकी सारे जो कहलाएंगे अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से जो स्पेशल स्पेशल जो अधिक इंपॉर्टेंस वाले जो मिनिस्ट्री हुए वो कैबिनेट कहलाएंगे। ठीक है। तो जैसे सेंटर में है वैसे स्टेट में भी वैसे ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहाँ भी राज्य में राज्य का मंत्रिमंडल जो भी होता हो, वहाँ भी राज्य में देखा है आपने, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं ऐसे, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ तो नहीं होता, डिफेंस तो सेंट्रल लेवल पर होता है। फिर उसमें से भी जो एमएलए विधायक है, सारे विधायक जाते हैं कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसे विधानसभा बोला जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में ही जिनकी जो गवर्नमेंट बनती है, मतलब जिनकी जो मेजोरिटी होती है, जिनका बहुमत होता है, वो सरकार बनाती है, और अपने एमएलए में से कुछ को मंत्री बनाते हैं। तो वहाँ भी जो सेंटर वाला सिस्टम है, वहाँ स्टेट में भी सेम सिस्टम है। तो कहा गया कि सेंटर पर एंड स्टेट पर दोनों जगह जगह ये है। अब देखें, ये मैंने पार्लियामेंट का फोटो दे दिया है। ये आई थिंक ये ओल्ड वाली पार्लियामेंट है अपनी। अब पहले जो थी, जो न्यू पार्लियामेंट अभी बनी, उसका भी मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स।
जो आई थिंक ये सैटेलाइट व्यू नहीं कर सकते, ड्रोन व्यू है ये। सैटेलाइट तो काफ़ी ऊपर का हो गया, ये ड्रोन व्यू लिया हुआ है, या कह सकते हैं कि कहीं आसपास में जो ऊपर वाली टावर होगी वहाँ से एक पिक्चर लिया गया है। अब है ये नया बिल्डिंग का ही थोड़ा अलग तरीके से डिफरेंट व्यू से ये पिक्चर लिया गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो मैं पहले भी बता दिया, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे? बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन rather देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन। जैसे देखें, सेम बात मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पर निर्भर है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, और कोऑपरेशन का मतलब सहयोग कह सकते हो आप। सहयोग और समन्वय, तालमेल पर निर्भर है। कैसे? जैसे कितनी बार मैं बताऊं सेम चीज़ को। और एग्जाम्पल देकर मैंने अभी बताया कि जो मंत्री बने, यानी जो मंत्री बने उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब बाकी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब सांसद हैं, उन्हें लेजिस्लेटिव कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट सारे को कंबाइन कह के लेजिस्लेटिव। उसमें से कुछ जिनकी मेजोरिटी रही, बहुमत रहा, सरकार बनी। सरकार जो बनाए तो जिनकी, जैसे कि एक पल के लिए मान लिया जाए कि टोटल है 540, सिंपल वे में 540 सीट है। मैं 44 ही रखो, 45 रखो, इतना सीट है मेजोरिटी। सपोज किसी पार्टी को 300 मिला तो उनकी मेजोरिटी हो गई, सरकार बनाएंगी। 300 एमपी में से कुछ एमपी जो है उनके मंत्री बनेंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय दिया जाएगा, और उन मंत्रियों में से कुछ को जो स्पेशल मिनिस्ट्री दिया गया, कैबिनेट वाली जो दी गई, वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाए, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाए। अल्टीमेटली वो लोग पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में उनको बैठना है। पार्लियामेंट की जब सेशन होगी, जैसे विंटर सेशन, समर सेशन, तो या तो जो जब भी ये सेशन होगी तो सेशन में जैसे सारे सारे लोग, सारे एमपी बैठेंगे, तो इन्हें भी बैठना है। और ये जब कोई भी पॉलिसी लाते हैं या कोई बिल लाते हैं तो इन्हें प्रेजेंट करना है, सबसे डिस्कशन होगी, और तब जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी होगी, वोटिंग होगा, तो वो पास किया जाएगा और वो कानून बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेटिव मतलब सारे एमपीओ के बीच और ये मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। कोऑपरेट कैसे करते हैं? जब तक ये लोग सब लोग मिलकर, जब तक सब मिलकर जब उनकी पॉलिसी या उनके बिल को हाँ ना कहेंगे, तब तक वो बिल या पॉलिसी आगे इम्प्लीमेंट होगा नहीं। तो ऐसे आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो ये कहने का मतलब हुआ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वही बताया कि उनके जो मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट के जो चुने हुए जो मंत्री होते हैं, वो पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड नहीं करते हैं। पार्लियामेंट में उसे उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि इंडिया में जैसे जो प्रोसेस है क्वेश्चन पूछने का है, या और सेशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कैसे सेशन चलता है, तो वो सब चीज़ें वहाँ नहीं है। लेकिन जो मेंबर, मतलब कहने का मतलब जो मंत्री हुए, उस पार्लियामेंट में बैठकर उन लोगों के साथ डिस्कशन ऐसे नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि वहाँ है जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऐसे नहीं होता है। और उनके जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब सिर्फ सांसद वाले, और मंत्रालय मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बिल्कुल सेपरेट है। वहाँ पावर दोनों को सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया, इनको अलग बांट दे दिया गया है। सांसद लोग बैठ के क्या डिस्कस करेंगे, और ये लोग जो एग्जीक्यूटिव मंत्री लोग हैं उनको अलग काम बिल्कुल दे दिया गया है। तो एक जगह बैठकर ऐसे डिस्कशन का, आगे प्रोसेस करने का उनका ऐसे नहीं है। उनका अलग है कि जैसे कि वो प्रेसिडेंट अगर कोई बिल लाना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वो बिल ला देगा, उसे भी डिस्कशन होगा, उसे भी वोटिंग होगा। लेकिन उसका डिस्कशन वोटिंग कौन? पार्लियामेंट के मेंबर वहाँ ब्रिटेन यूएसए में करेंगे। उन और अल्टीमेटली बिल पास होगा या नहीं होगा, जो पार्लियामेंट के मेंबर है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उस पार्लियामेंट में ना प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, ना प्रेसिडेंट के जो मंत्री है, जो चुने मिनिस्टर हुए, ना वो बैठे हुए हैं।
तो कई बार पेपर में पहले आता था जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली गवर्नमेंट थी कि उसके ही पार्टी के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो प्रेसिडेंसी इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है, वहां तो एक प्रेसिडेंट के लिए ऐसे पूरे में इलेक्शन हुई, उसके पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जो पार्लियामेंट मतलब सांसद रहे, जो पार्लियामेंट में रहे, वो खुद इसके डोनाल्ड ट्रंप के लाए हुए बिल को वो लोग खुद अपना ही पार्टी बिल पास नहीं करती थी। वहाँ का ऐसा सिस्टम था। अपने इंडिया में ऐसा है कि जिसकी गवर्नमेंट है, से सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी ने कोई बिल लाया और बिल पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई जो बिल के लिए और वोटिंग हुआ, ऐसा हो सकता है कि बिल लाएगा और वोटिंग हो और पास, अगर इनकी मेजोरिटी हो और सिंपल मेजोरिटी से पास होना सिंपल तरीके से, तो उसमें तो बहुमत इनकी है ही, तो आराम से वहाँ पास होना है लोकसभा में, पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, होना होना ही है। अगर यहाँ क्या सिस्टम है कि अगर आप अ, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ सुना होगा या पढ़ा होगा बाद में, मैं शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ का चर्चा है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद अपनी पार्टी के द्वारा लाए हुए बिल को उसको सपोर्ट नहीं करता है या उनके दिए गए डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और वो अपना सीट, जो पार्लियामेंट में जो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, वो उसकी चली जाएगी। ठीक है, यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ का ये है कि पार्लियामेंट जो आपके जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो, वो पार्टी आपको जो डायरेक्शन दे रही है उसको आपको फॉलो करना है। अगर पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो और पार्टी के नाम पर ही आप जीते हो, पार्टी के से ही नहीं, पार्टी ने ही टिकट दिया है, उनकी आइडियोलॉजी पर ही जीते हो, मतलब विनिंग कैंडिडेट घोषित हुए हो, इलेक्शन कंटेस्ट की हो, जीते हो आपने, लेकिन उसके डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। लेकिन यूएसए में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस पार्टी से बिलोंग किया, रिपब्लिक पार्टी सपोज जैसे एग्जांपल, रिपब्लिक पार्टी से जो कैंडिडेट जीता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिक पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट में रहे, मतलब सांसद रहे, खुद प्रेसिडेंट जो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करता है उसके लाए हुए बिल को उसके ही पार्टी के जो मेंबर हैं जो पार्लियामेंट बैठे हैं उसको पास नहीं करते थे, उसके अगेंस्ट में वोटिंग देते थे। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ वाला यहाँ वाला सिस्टम नहीं था या नहीं है, तो वो लोग इंडिपेंडेंट होकर बिल को ना मंजूरी या ना पास करने दे सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ये है, इतना कहने का मतलब जो भी था ये था। अब देखें, अब है फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट है इसका फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला देखें, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, रियल मतलब वास्तविक, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जिसे हिंदी में बोलते हैं, जानते ही होंगे। तो देखिए इंडिया में क्या है, कंसेप्ट क्या है, नॉमिनल प्रेसिडेंट जो होते हैं जैसे सेंटर लेवल पर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव क्या है, रियल पावर क्या है, किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो कोई भी अगर अल्टीमेटली बिल जब एक्ट तभी बनता है जब पार्लियामेंट ने पास किया, और जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ना हो वो एक्ट नहीं बनता। तो उसको एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, या कोई भी मेजर डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेवल पर ली जाती है, सेंटर मतलब सेंटर लेवल पर, तो फाइनल जो सिग्नेचर अथॉरिटी जिनके नाम पर साइन जो कोई कार्ड किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर। अब प्रेसिडेंट को इंडिया में ऐसे उतनी पावर दी नहीं गई है। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे उनके एडवाइस पर ही चलना है, उनके एडवाइस के अगेंस्ट में प्रेसिडेंट इंडिया में काम नहीं कर सकता। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का तो सर होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने, हाँ जो अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे उसके पीछे पीछे काउंसिल मिनिस्टर को भी बोलना है। इसलिए देखा होगा कभी कभी, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, जैसे इंडिया में कभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, कभी सुना होगा कि इसमें गलत सही में हमें अभी नहीं जाना है, मैं कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी ने बोला कि पकौड़े तलकर पकौड़े तलने से बहुत लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार की कमी नहीं है, बहुत रोजगार है। तो लोग तो पकौड़े तल के भी चाहे तो पैसे कमा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, तो लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी।
तो पकौड़ा तल के रोजगार क्रिएट हुआ है, पकौड़ा तलने की वजह से, पकौड़ा बनाने की वजह से कह सकते हैं। तो एक टाइप का रोजगार का सोर्स है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है। तो नरेंद्र मोदी ने ये गलती से स्टेटमेंट निकल गया, ऐसे बात करते करते ऐसे स्टेटमेंट निकल गई, तो सब लोग जब पीछे पड़ गए कि भाई पढ़े लिखे युवक जितने हैं जो एमबीए किए हुए है, डॉक्टर हो, एमडी किए हुए है, डीएम किए हुए है, एमसीएच किए हुए है, जो ये तो डॉक्टर की बात हो, बाकी और भी कोर्स किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो टेक्निकल कोर्स या जो भी हो, तो अगर इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलनी तो पकौड़ा तलो भाई, ये भी एक रोजगार ही है। तो सरकार कर रही है, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो पकौड़ा तल के लोग अपना रोजगार, अपना जीवन गुजार सकते हैं। क्योंकि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो इसको मान रही है कि हाँ इसके भी दिया जा सकता है, ये बेस्ट है, मतलब सही है, अच्छा है। तो जब ओपोजिशन इस बात को लेकर पकड़ा कि भाई ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, पकड़ा तलना एक रोजगार है क्या, नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं ये करे, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी के जो मिनिस्टर रहे उन्हें पता है कि वो स्टेटमेंट हो सकता है गलती से निकल गई, या जैसे ही बातों बात में सब लोगों ने इस बात को, उनके मिनिस्टर ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसी एक मेंबर ने भी ये नहीं बोला कि गलती से निकल गए, या उनका कहने का ये मतलब नहीं था, और या गलत बोल दिया कि ये तो चलो उन लोगों के लिए है जो उनकी एजुकेशन उस लेवल लायक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रोजगार का मेन सोर्स है, या पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें इंडल्ज होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। सब लोगों ने बोला क्यों नहीं, सही बोला, तो पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, इससे लोग कमा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कहाँ जाएं, जहाँ भी देखिए पकौड़ा तलने वाले आपको मिल जाएंगे, कोई ऑफिस के पास पकौड़ा तलने वाले मिल जाएंगे, मतलब ऐसे स्टेटमेंट देखे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनके मिनिस्टर ने। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके पीछे पीछे उसे चलना ही चलना है। तो रियल पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, और नॉमिनल पावर है प्रेसिडेंट के पास। स्टेट लेवल पर देखा जाए तो वैसे सेम बात, चीफ मिनिस्टर को रियल पावर है, लेकिन नॉमिनल हेड जो है गवर्नर है। तो आ, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर जैसे कि आप अगर पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब कहने का मतलब प्रेसिडेंट को हायरार्की में, हायरार्की मतलब कहते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कहने का मतलब हुआ कि पदवी में किसे बड़ा माना जाता है, प्रेसिडेंट को पोस्ट को बड़ा माना गया है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रियल में देखा जाए तो किसके पास पावर, जो भी को पावर, पैसा, पैसा की तो बात मत करो यहाँ, सैलरी तो देखा जाए तो प्रेसिडेंट के की ही सैलरी ज़्यादा है। तो पावर की बात कहा जाए तो ज़्यादा पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। वैसे स्टेट लेवल पर ज़्यादा पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। इन द सेंस कहने का मतलब, अगर किसी पर्सन को ऑप्शन हो कि आप प्राइम मिनिस्टर बनोगे या प्रेसिडेंट, कोई यह ना बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, सब चाहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। खुद जो प्रेसिडेंट है वो खुद चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। लेकिन जब कोई कहीं बैठे हो, या कोई जैसे आप कह सकते हो कोई कमेटी बनी, या कहीं ऑफिशियल विजिट हो, तो उस समय आगे चलेंगे प्रेसिडेंट और पीछे चलेंगे प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को आगे प्राइम मिनिस्टर चलेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज देखा जाए, मतलब संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो, या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्राइम प्रेसिडेंट का स्थान ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर का स्थान नीचे है। तो वो तो ऑन कह सकते हो पेपर पर रहा है सर, लेकिन रियल चीज क्या है, रियल चीज तो सिनेरियो कुछ और है। ठीक है, तो ये है। अब कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो मेजॉरिटी या मेजॉरिटी जो भी कहें, जिसकी बहुमत होती है वो सरकार बनाती है, जिस पार्टी की बहुमत होती है वो सरकार बनाती है। अगर मेजॉरिटी ना भी हो तो कैसे भी मेजॉरिटी, मतलब दूसरे पार्टी के साथ मिलकर, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर फिर सरकार बनाती है, और मेजॉरिटी प्रूव करती है पार्लियामेंट में या असेंबली में। तो ये कहने का मतलब हुआ मेजॉरिटी पार्टी रूल। अब देखें, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेटिव कह सकते हो। तो कहने का मतलब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो मंत्रालय है उनकी कलेक्टिव समस्त तरीके से कह सकते हो, पूरी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर मतलब कहने का मतलब पार्लियामेंट के लिए। तो इन मंत्रियों की जवाबदेही है इस पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में खासकर किसमें, लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा ही का ही होता है कि लोकसभा में सरकार, ऐसे देखो जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो लोकसभा में जाकर सरकार बनाने, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता कि
राज्यसभा में एक कंसेप्ट नहीं होता है मेजोरिटी माइनॉरिटी वाली, वहाँ वहाँ ऐसा नहीं है। जैसे कि लोकसभा डिजॉल्व होता है, भंग होता है। जैसे कि सरकार गिर गई तो लोकसभा भंग हो गया, खत्म मतलब उस समय डिजॉल्व हो गया। देखिए राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता है। कहने का मतलब कि देखिए लोकसभा में किसकी सरकार होगी उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक बार में इलेक्शन होता है। देखिए राज्यसभा में किसकी मेजोरिटी होगी या राज्यसभा में कोई सरकार बनेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। राज्यसभा में एक बार पूरी कंट्री में वोटिंग नहीं होती, राज्यसभा में हर 2-2 साल पर वोटिंग होती है। इसलिए उसके मेंबर एक बार में, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर नहीं, जैसे लोकसभा में 5 साल टेन्योर खत्म हो गया तो उसके बाद उसके मेंबर लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे। जब इलेक्शन होगी तो जो नए मेंबर बनेंगे वो होंगे, एक बार में पूरा खत्म, एक बार में पूरा नया बनेंगे। लेकिन राज्यसभा में एक बार में पूरा खत्म नहीं होता है, 2-2 साल पर वो टेन्योर उनकी खत्म होती है। 2-2 साल मतलब टेन्योर तो ऐसे है 5 ईयर का। देखिए ये 2 साल में इतने लोग का टेन्योर खत्म होगा, 5 साल, अगले 2 साल में ऐसे खत्म होगा। जैसे समझ लें शुरू में स्टार्टिंग में जब 1951-52 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो एक बार में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ। अब राज्यसभा के लिए जब बात हुई, राज्यसभा के चलो वो ऐसे ही इलेक्शन हो गया, जैसे अब इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसे कि एमएलए लोग खुद है जो उनका चुनते हैं कि कौन राज्यसभा के मेंबर होगा। जैसे कि कहा जाए कि राजस्थान के एमएलए चुनेंगे कि वहाँ के कौन से लोग या कौन राज्यसभा के मेंबर होंगे, राजस्थान से कौन राज्यसभा का मेंबर होगा वो कौन चुनेगा, वहाँ के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ के एमएलए। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि भाई 5 साल बाद तो फिर से इलेक्शन होगा तो लोकसभा के सारे मेंबर खत्म मतलब न्यू आएंगे। राज्यसभा में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब है कि ऐसा कैसे, अभी तो सब अभी चुना गया, ठीक है, सबका टेन्योर 5 साल है, 5 साल बाद तो सबको खत्म होना है ना। तो इसको ऐसा ना हो तो क्या किया गया कि लॉटरी किया गया कि अभी अगले 2 साल में सिर्फ इतने लोग रिटायर्ड होंगे, मतलब बिना 5 साल पूरा हुए 2 साल में ही रिटायर होंगे। अगले 2 साल में बिना 5 साल पूरा हुए वो मतलब 4 साल में ही रिटायर होंगे। ऐसे जब किया गया तो अब सिस्टम ऐसे बन गया अब कि हर 2-2 साल में 2-2 साल में 2-2 साल में मतलब ऐसे रिटायरमेंट होते जाती है उनकी। ये कहने का मतलब उस समय हुआ। तो अब तो सुनते होंगे हर बार में कि भाई यहाँ हर कम से कम हर ईयर में आपको सुन जाएगा कि राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, मतलब यूपी से राज्यसभा कितने मेंबर बने, एमपी से राज्यसभा कितने बने, बिहार से इतने बने, ऐसे ऐसे बार बार चलते रहता है। लोकसभा में सिर्फ 5 साल में एक बार ऐसे इलेक्शन होती है। तो ये हुआ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार कलेक्टिव में बता चुका हूँ कैसे जवाबदेही दी है मंत्रिमंडल को। अल्टीमेटली पार्लियामेंट मतलब स्पेशली लोकसभा में उनको जवाब देना है, तो इसलिए कहा जाता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर उनके पॉलिसी से अगर खुश नहीं है लोग तो अल्टीमेटली उन्हें इलेक्शन होती है, उन्हें पूरी तरीके से हटाया भी जा सकता है। तो या खुद वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसे प्रोसेस है, या बजट पास ना हो तो भी गवर्नमेंट को माना रिजाइन करना पड़ जाता है, या मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, मतलब वो जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा तो उस पर भी वोटिंग होती है, अगर वो पास ना हो तो भी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। ठीक है, अब ऑलरेडी आपके मेजोरिटी लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी है और इसका मतलब वो पास नहीं हो पाया, मतलब आपके अपने ही मेंबर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अल्टीमेटली सपोर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो उन पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो वो आपके मेंबर नहीं रहे, तो मेंबर आपके नहीं रहे तो आप मेजोरिटी में ऑलरेडी जो पहले थे आप तो ऐसे भी नहीं रहे, तो किसी और पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। अगर उनके पास भी सफिशिएंट मेंबर नहीं रहे मेजोरिटी के लिए तो ना उसकी सरकार बनेगी ना इसकी सरकार, अल्टीमेटली लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जवाबदेही है और जवाबदेही के साथ साथ उनको हटाया भी जा सकता है, तो इसलिए कहा गया रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। अब देखें डबल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर, सेम बात बोला कि जो मिनिस्टर बने वो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं ही, खुद सांसद हैं ही और मिनिस्टर भी हैं, तो 2 मेंबरशिप हुआ। और प्रेसिडेंट और यूएसए वाले में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वहाँ जो वो
उनके जो मंत्री हुए वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं ही नहीं। तो ये हुआ। ये इसलिए देखो मैं ये बोल रहा हूँ तो कितने लोगों को लगेगा कि कौन सा बड़ा बात है, तो सब चीज़ नॉर्मल है। तो सब लोग जानते हैं भाई कि वही मंत्री रहेंगे, वो पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे तभी रहेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे कंट्री जैसे यूएसए का जो एग्जांपल दिया, या जहाँ जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ का अलग सिस्टम है, इसलिए ये सब पॉइंट हमारे सामने आ रही है। तो उनके साथ कंपेयर करने के हिसाब से देखा जाए तो ये सब पॉइंट है कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारे यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल होता है तो ये चीज़ उनके यहाँ नहीं होता। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका इंपॉर्टेंस होता है। अब देखिए लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, सेम बात बोला कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है या चीफ मिनिस्टर ही हेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो अल्टीमेटली जो प्राइम लीडर, प्रधान नेता आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके इशारे पर ही सारे लोगों को चलना है। अब देखें अब बोल सकते हो कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, तो कोई एग्जांपल देके सोच सकते हैं कि जैसे मनमोहन सिंह, वो तो भले थे प्राइम मिनिस्टर लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनकी चलती नहीं थी, ऐसे सब कोई बातें बोल सकते हो, लेकिन हमें उस कंटेक्स्ट में नहीं जाना है। ये अलग बात है कि हाँ अगर पार्टी जिसकी बदौलत जिसके नाम पर चल रही है या जिसके नाम पर उसे वोट मिला हो, बहुमत मिला हो, उसकी चलेगी। जनरली देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वो बनते हैं जो पार्टी में हेड होते हैं, पार्टी को लीड करते हैं, या जिनके नाम पर आप कह सकते हो कि लोगों ने वोट किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी उस पर्सन के इन्फ्लुएंस के कारण भले वोट मिला हो लेकिन उस पर्सन ने उस पोस्ट को ऑक्युपाई नहीं किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर खुद नहीं बना, तो भले वो नहीं बना तो बनता है लेकिन वो उसकी इनडायरेक्ट वे में अलग पावर होती है। लेकिन हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी मेथड, ये सब में हमें जाना है, उसके हमें वो सब चक्कर में नहीं घुसना है। तो मुझे इस बात पर फोकस करना है। मैं इसलिए बोला कितने लोग दिमाग लगाना शुरू करोगे सर ऐसा कैसे है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कहीं कहीं तो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो कोई और होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस होता है। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अगर जो थियोरेटिकल तरीके से, आंसर राइटिंग का तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशन का तरीके से देखा जाए तो ये सुप्रीम होते हैं। ठीक। अब देखें डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो मैंने अभी बोला कि जो लोकसभा हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो वो डिजोल्व होता है 5 साल बाद, न्यू इलेक्शन होता है, फिर से न्यू कैंडिडेट बनते आते हैं। न्यू कैंडिडेट आया, सेम कैंडिडेट अगर फिर से इलेक्टेड होते हैं तो फिर से आए। लेकिन राज्यसभा या आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो परमानेंट बॉडी है, एक बार में डिजॉल्व नहीं होता। उनके हर बार इलेक्शन होते हैं, मतलब नए मेंबर आते हैं। मतलब हर साल कह सकते हो कि कभी ये रिटायर, इनका टेन्योर खत्म हुआ अगले साल उनका टेन्योर खत्म हुआ, अगले साल उनका टेन्योर खत्म हुआ, ऐसे वहाँ सिस्टम चलता रहता है। समझ गए? तो ये रहा। अब है सिक्रेसी। देखें सिक्रेसी जो भी हो, तो इसका मतलब होता है कि सेक्रेसी का मतलब होता है कि जो मंत्रिमंडल के जो मेंबर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं या जो मिनिस्टर हैं, वो ओथ लेते हैं सिक्रेसी। ठीक है। इसके अंदर कहने का मतलब होता है क्या कि जो गवर्नमेंट के अंदर या मंत्रिमंडल के अंदर जो अगर डिसीजन लिया जा रहा है, जो पॉलिसी है, जो स्कीम की बातें चल रही है आपस में, ठीक है, उस चीज को वो रिवील नहीं करेंगे अनटिल अनलेस, जब तक नहीं रिवील करेंगे जब तक पब्लिकली उस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया हो। जब पब्लिकली उस चीज को सामने रख दिया गया हो, जब सबकी सहमति से, तो ही आप उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकते हो या अपनी कोई और बातें बता सकते हो। लेकिन जब तक रखा नहीं गया हो, पहले से आप लीक नहीं कर सकते इस इंफॉर्मेशन को कि सरकार में, मतलब हमारी सरकार में क्या बातें चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या हम पॉलिसी बनाने की बातें कर रहे हैं। तो हुआ सीक्रेसी। अब देखें, अब है कहते हैं कि although इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट डिफर्स इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब हमने ब्रिटेन से भले ही ये सिस्टम लिया या कॉपी किया हुआ है,
लेकिन फिर भी तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश।
ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP JIPMER जिपमड़ @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो। बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा। पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।